आप सभी आए दिन पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स के झगड़ों से वाकिफ ही होंगे। कैसे हारने के बाद अपोजिशन पार्टी हमेशा ये इल्जाम जरूर लगाती है कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी की गई है और कैसे वोटिंग दोबारा से होनी चाहिए। इसी से जुड़ा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंचा। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कुछ खास टिप्पणियां दी है, जिसे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इलेक्शंस इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस अज्यूम करते हैं और इलेक्शंस के जरिए लोगों को अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने का मौका मिलता है। हालांकि ये ट्रेंड बहुत आम बात हो गई है कि एक इलेक्शन में हारने के बाद लूजिंग पार्टी हमेशा EVM को फॉल्टी बताते हुए इलेक्शन कमीशन के पास आ पहुंचती है। पहले के जमाने से अभी के वोटिंग प्रोसेस में बहुत बदलाव भी आ चुके हैं। With the EVM, instead of issuing a ballot paper, the polling officer will press the ballot button, which enables the voter to cast their vote. A list of candidates' names and/or symbols will be available on the machine with a blue button next to it. The voter can press the button next to the candidate's name they wish to vote for. हालांकि जैसे कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में फॉल्ट होने या हैक होने का डर बना रहता है, वैसे ही EVM के साथ भी ये सब होता है। खैर, ये झूठी अफवाहें मोस्टली उन पार्टियों द्वारा फैलाई जाती है जो इलेक्शंस में हार जाते हैं। अब आप इस साल के हुए वेस्ट बंगाल के ही पंचायत इलेक्शंस का उदाहरण ले लीजिए। आपको याद तो होगा ही कि इस इलेक्शन के समय पूरे देश ने खूब वायलेंस देखी थी और कितने लोगों की इस समय मौत भी हो चुकी थी। बीजेपी ने यहाँ तक तो इस समय वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी बात छेड़ दी थी। TMC के अपोजिशन पार्टीज ने EVM की जांच की बात उठाई थी। आपको बता दे कि बंगाल के इस इलेक्शन प्रोसेस में बहुत गलतियां भी निकली थी, जैसे कि पोल साइट पर वोटिंग मशीन्स ही नहीं थे या कहीं किसी पार्टी का सिंबल नहीं मौजूद था। इस समय कोलकाता हाईकोर्ट के पास ऐसे मामले से जुड़े कई केसेस भी आ रहे थे और कोलकाता हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन और तो और रूलिंग पार्टी को वायलेंस ना कंट्रोल कर पाने के लिए बहुत फटकारा भी था। TMC की एक बहुत बड़ी जीत के बाद कई नेताओं ने, जो कि कुछ कांग्रेस से बिलोंग करते थे और बीजेपी से, ये इल्जाम लगाया था कि EVM की जांच होनी चाहिए और तो और वोट्स भी एक बार फिर से काउंट होने चाहिए। पिछले साल गुजरात के असेंबली इलेक्शन का भी चाहे तो हम उदाहरण ले सकते हैं। द कांग्रेस कंप्लेन टू द इलेक्शन कमीशन ओवर द सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अमिड एलिगेशंस दैट द गुजरात पुलिस विल बी इन चार्ज ऑफ द मशीन्स आफ्टर वोटिंग। हालांकि आपको बता दें कि कई केसेस में EVM के फॉल्टी निकलने से भी बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है और ये सब चेक करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। Shockingly, Election Commission of India has flagged over 6.5 lakh VVPAT machines as defective. These are now being sent back to the manufacturers for rectifying the defects. Notably, these are the newest machines, the latest M3 generation machines introduced for the first time in 2018. Chief Justice of India के सामने EVM से जुड़ा कौन सा मुद्दा आया, चलिए देखते हैं। The bench of Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Mishra was listening to the matter. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर प्रेजेंट हुए पिटिशनर सुनील आहालिया के उस प्ली को सुना जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि EVM के सोर्स कोड का एक ऑडिट होना चाहिए। हियरिंग की शुरुआत होते ही सुनील आलिया ने कोर्ट को समझाते हुए कहा कि एक EVM का सोर्स कोड उसके ब्रेन के इक्विवेलेंट होता है। द PIL essentially sought an independent audit of the source code of the EVMs and prayed that the audit report be placed in public domain. आहालिया ने कहा है कि इस मामले में कोई भी फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है और तो और उन्होंने इस मामले में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन भी फाइल किया हुआ है। हालांकि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई भी ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। इनफैक्ट ही स्टेटेड दैट ही मेड 3 रिप्रेजेंटेशंस टू द ECI बट टू नो अवेल। इस मामले में कोई जवाब नहीं मिलने के कारण पिटिशनर को सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना पड़ा। The court also noted that the petitioner had earlier moved a similar plea before the 2019 general elections. Back then, it was held that due to impending elections, it was not possible to get into the plea. ऐसे ऑडिटिंग को नेसेसरी और डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी बताते हुए पिटिशनर ने बेंच को इस मामले में सुनवाई करने को कहा। हालांकि बेंच ऐसे PIL को एंटरटेन करने के खिलाफ नजर आई। उनका ये मानना था कि ऐसे मामले में ऑलरेडी कई सिक्योरिटी ऑडिट मौजूद हैं। CGI ने अपनी बात रखते हुए कहा, Every time we put out even a new application in the Supreme Court, we have to go through a security audit. Nothing can happen. Rest assured, there are guidelines. हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को काटते हुए पिटिशनर ने उनसे पूछ लिया, What standard guidelines? They are not in the public domain. इस पॉइंट पर आकर CGI ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसे मामलों की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो मिसयूज हो सकती है।
He said, "If I start putting out source code of e-filing in public, who knows will be able to hack it." हालांकि पिटिशनर के सबमिशन को फिर से दोहराने के बावजूद और ये कहने पर कि जनता एक ऐसे ईवीएम में वोट कर रही है जिसका सोर्स कोड ऑडिट ही नहीं होता है, बेंच ने इस पीआईएल को डिसमिस करने का फैसला लिया। Observing that the ECI is authorized to conduct elections under Article 324 of the Indian Constitution, the court said that no actionable material has been placed before it to show that the poll body has acted in breach of its constitutional mandate. कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करते हुए इस मैटर को बहुत सेंसिटिव बताया और कहा कि वे ऐसे मामलों में कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और स्पेशली एक पब्लिक डोमेन में ऐसी खबर तो गलती से भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसी के साथ इस मामले को डिसमिस कर दिया गया। इलेक्शंस इंडिया में जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही सेंसिटिव भी होते हैं और इस मामले में कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुना सकती जो आगे जाकर एक पॉलिटिकल स्टॉर्म में एंड अप हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है जो इलेक्शन के प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रहने में हेल्प करती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।